let's start. Meanwhile, people can join. Uh, so, Hello everyone. Welcome to the Tax Planning Masterclass hosted by Prosper. We are thrilled to have you join us today for this masterclass. And this session is a golden ticket to mastering the art of tax savings and avoiding those pesky penalties. So, today, our esteemed speaker, Mr. O.P. Yadav sir, will be your guide through this intricate maze of exemption and deductions under the new tax regime. With over 31 years of experience in the Indian Revenue Service and as a former Principal Commissioner of Income Tax, Mr. Yadav brings a wealth of knowledge and practical insights. So, I would like to ask Khushbu, who is a tax associate at Prosper, to take this session forward. Over to you, Khushbu. तो सर, जैसा कि आपको पता है कि रिटर्न फाइलिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि उनके लिए ओल्ड स्कीम मोर बेनिफिशियल है या न्यू स्कीम। देखो खुशबू, ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम को ये जानने के लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है, उसको सबसे पहले तो ये चीज़ समझना होगी कि वो कौन कौन से एग्जम्पशन और डिडक्शन के लिए उनको इंटाइटलमेंट है। एग्जम्पशन और डिडक्शन के इंटाइटलमेंट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सी टैक्स रेजिम उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जहाँ तक सवाल है, जो टैक्स रेट्स हैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कंसेशनल टैक्स रेट्स हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम आफ्टर 5 लाख टोटल इनकम द टैक्स स्लैब इज 20%, वेयर न्यू टैक्स रेजिम में आपका 0 से 3% तक तो कोई टैक्स है ही नहीं है। 3 to 6 लाख के बीच में 5% है, 6 to 9 के बीच में 10% है, 9 to 12 के बीच में 15% है, और 12 to 15 के बीच में 20% है, और 15 लाख के बाद 30% है, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में 10 लाख के ऊपर ही 30% है। तो टैक्स रेट का बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है कि यदि आप एग्जम्पशन और डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं और उनको कंसिडर करने के बाद यदि ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चुनना चाहिए, अन्यथा आपको न्यू टैक्स रेजिम चुनना चाहिए। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सपोज कि कोई सैलरीड इंडिविजुअल, यस, सो अगर उसको तो न्यू स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, बट अगर उसकी दूसरी इनकम भी है जैसे बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स इनकम, तो क्या उसको वो भी ले सकता है न्यू स्कीम का बेनिफिट? खुशबू, इस धारणा को मैं दूर करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल है और वो समझते हैं कि सिर्फ ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है, और यदि उनके कोई दूसरे सोर्सेज के अंदर इनकम है तो उसके लिए न्यू टैक्स रेजिम एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। ये टैक्स रेजिम सोर्स बेस्ड नहीं है, ये पर्सन बेस्ड है। यदि आप इंडिविजुअल हैं, आप HUF हैं, आप AOP हैं, आप BOI हैं, तो उस कैटेगरी के अंदर यदि आप आते हैं तो आपके किसी भी सोर्स से इनकम, वो सैलरी से है, कैपिटल गेन से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, तो पांचों सोर्स में से किसी भी सोर्स के अंदर इनकम है तो आप न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब तो आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि अब ये न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, तो आप जब तक ये सोच समझ के कि आपको टैक्स बेनिफिट ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल रहा है, तो जब तक आप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आप न्यू टैक्स रेजिम में रहेंगे। सर, इससे मेरा एक नेक्स्ट सवाल उठता है कि जैसे आपने बोला कि डिफॉल्टेड टैक्स रेजिम न्यू रेजिम, यस, तो अगर सपोज कि किसी पर्सन ने न्यू स्कीम क्योंकि डिफॉल्टेड है वो सिलेक्ट हुई है, अगर उसको स्विच करना है ओल्ड स्कीम में क्योंकि उसको लग रहा है कि ओल्ड स्कीम उसके लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एग्जम्पशन एंड एवरीथिंग, तो क्या वो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ये स्विच कर सकते हैं? हाँ खुशबू, और सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है तो आप हर साल अपने टैक्स रेजिम को चेंज कर सकते हैं अपने रिटर्न को फाइल करते समय। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखना होगी कि आपको रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करना है 139(1) की। यदि आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ऑप्शन चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। और यदि आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो आपको एक बार आपको वो भी ड्यू डेट जो रिटर्न फाइल करने की है उसके पहले आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा
और एक बार यदि आपने चेंज कर लिया ऑप्शन, न्यू से आप ओल्ड में चले गए, तो लाइफ टाइम में एक बार ही और मौका मिलेगा, अच्छा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा जो आज तक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, उसके अनुसार। तो सैलरी इंडिविजुअल है तो अनलिमिटेड स्विच कर सकते हैं, Yes. अगर बिजनेस इनकम है तो लिमिटेड है। लिमिटेड है। सैलरी एम्प्लॉयज है तो आपको हर साल मौका मिल, आपके बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है, सैलरी की बात नहीं है, आपकी सैलरी की इनकम नहीं है, माने कि आप सैलरी एम्प्लॉय नहीं है, हाँ। आपकी ओनली इनकम कैपिटल गेन से, अच्छा, आपकी ओनली इनकम अदर सोर्सेज है, राइट। सो आपको उस केस में आपको मौका मिल सकता है हर साल चेंज करने का। ये सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशनल की इनकम होने पर ही आपको हर साल मौका नहीं मिलेगा। और सर एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे सपोज कि मैं अपना रिटर्न फाइल करने में लेट हो गई, या मुझे रिवाइज करना है, या तो बिलेटेड रिटर्न मुझे फिल करना है या रिवाइज रिटर्न, तो उस केस में अगर मेरी, क्या मैं अपनी मतलब स्कीम वो कर सकती हूँ, स्विच कर सकती हूँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सी बार लोग धोखा खा चुके हैं और टैक्स का नुकसान कर चुके हैं। आपको रिटर्न, जैसा मैंने पहले बताया कि ड्यू डेट में फाइल करना है, आपको ऑप्शन ड्यू डेट के विद इन रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें करना है, या जो लोग जिनके बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है उनको ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फाइल करना है। यदि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको टैक्स रेजिम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपको न्यू टैक्स रेजिम में रहना पड़ेगा कि न्यू, अब ये आपकी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। हाँ। दूसरा सवाल जो आपने किया है कि क्या रिवाइज रिटर्न फाइल करते समय आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, तो रिवाइज रिटर्न में आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोविजन के अंदर क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है कि यू टू चेंज योर ऑप्शन। सर आप म्यूट हो चुके हैं, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? या तो लास्ट का पार्ट आई थिंक म्यूट हो गया है। चलिए फिर से आप तो जो खुशबू ने क्वेश्चन, सर इज ऑडिबल राइट, मतलब सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं पार्टिसिपेंट्स? ओके, सो खुशबू का जो पिछला सवाल था वो ये था कि क्या आपने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया और आपको मौका मिलता है 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न फाइल करने का, लेट फीस के साथ, तो क्या उस समय आप अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, जो नई टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं क्या? तो मैंने जवाब दिया कि आप नहीं जा सकते, आपको 139(1) की जो ड्यू डेट है उसी के भीतर ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। दूसरा सवाल यह था कि आपको रिटर्न फाइल करने के बाद आपको रिवाइज रिटर्न, यदि कोई एरर ओमिशन है तो दिसंबर तक आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है, तो क्या उस रिवाइज रिटर्न को फाइल करते समय आप अपनी टैक्स रेजिम को चेंज कर सकते हैं जो आपने ओरिजिनल रिटर्न में एक्सरसाइज किए? तो वो आप नहीं कर पाएंगे, आपको रिवाइज रिटर्न में टैक्स रेजिम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नाउ मेरा एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है हाँ। कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओल्ड regime एंड न्यू regime? सो इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट्स, इन टर्म्स ऑफ एग्जम्पशंस, एवरीथिंग। मैंने आपको पहले बता दिया हाँ। कि नई टैक्स रेजिम के अंदर लिमिटेड एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं। करेक्ट। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन नई रेजिम के अंदर नहीं मिलते हैं। जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 2 एग्जम्पशन मेन है, वो HRA का एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, हॉस्टल अलाउंस मिलता है, 2 साल में एक बार लीव ट्रेवल अलाउंस का कंसेशन, उसका बेनिफिट उनको मिलता है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। ये 2 मेन नॉर्मली वो क्लेम करते हैं। तो इन दोनों एग्जम्पशन को नई टैक्स रेजिम के अंदर प्रोहिबिट किया गया है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये दोनों एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरे स्पेशल अलाउंसेस हैं जिन पे एग्जम्पशन मिलता है वो भी नहीं मिलते हैं नई टैक्स रेजिम में, लेकिन कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवल एंड टूर के जो एक्सपेंडिचर जो अलाउंस हैं वो आपको नई टैक्स रेजिम के अंदर मिलते हैं। डिडक्शन की यदि आप बात करें तो आप सभी लोग 80C, 80D, 80E, चैप्टर 6 के डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो नई टैक्स रेजिम के अंदर आपको चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक डिडक्शन मिलता है, वो है यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन
न्यू टैक्स में मिलता है। और जो अग्निवीर हैं उनके लिए जो अग्निवीर की स्कीम के अंदर कॉर्पोरेट के अंदर वो अगेन गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करती है उनको भी मिलता है। इसके सिवा चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स के अंदर नहीं मिलता है। Okay. अच्छा सर, जैसे कि ओल्ड स्कीम में हमने देखा है कि 3 स्लैब रेट्स होते हैं, 1 फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल, देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। तो क्या ये केस मतलब न्यू स्कीम में भी एप्लीकेबल है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसके अंदर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 2.5 लाख, करेक्ट। सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर से 79 ईयर तक के हैं उनके लिए 3 लाख है, और 80 ईयर एंड अबव के लिए 5 लाख है। लेकिन नई टैक्स रिजिम के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो है ₹3 लाख। ठीक है, इससे मेरा एक और सवाल आता है कि सर जैसे हमने ऐसा सुना है कि ओल्ड स्कीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और न्यू स्कीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और आप यहाँ बता रहे हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो ओल्ड में है वो 2.5 लाख है और न्यू में 3 लाख है। तो सर इसमें ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है एग्जैक्टली? एक बात तो बता दो, कभी कभी हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं कि आपको 5 लाख तक इनकम है, टोटल इनकम न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, तो आपको रिटर्न नहीं भरना है। करेक्ट। 7 लाख तक की इनकम है तो आपको नई टैक्सेस में रिटर्न नहीं भरना है। ये धारणा गलत है, क्योंकि आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और 7 लाख की इनकम तक नई टैक्स रिजिम के अंदर आपको टैक्स रिबेट मिलता है 25,000 का, और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको टैक्स रिबेट मिलता है 12,500 का। सो आपको टैक्स रिबेट के कारण टैक्स नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी कोई भी इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल है, जैसा एग्जांपल दूं आपको, ज्यादातर लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड करते हैं लिस्टेड शेयर्स का, उसमें 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है, जबकि आपकी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जो स्लैब्स हैं उससे भी नीचे हैं, 5% है, 10% है। तो आपको यदि स्पेशल रेट से टैक्स होना है और टैक्स की लायबिलिटी 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख ही इनकम आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, बट टैक्स पेएबल यदि 25,000 से ज्यादा आता है तो आपको टैक्स भी भरना होगा, क्योंकि टैक्स रिबेट 25,000 है, यदि आपका टैक्स पेएबल 50,000 है तो आपको तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। इसी तरह से ओल्ड टैक्स रिजिम में भी है, स्पेशल रेट से इनकम है और आपका टैक्स ज्यादा आता है टैक्स रिबेट से तो आपको टैक्स भरना होगा। और दूसरा, रिटर्न नहीं भरना, ये बात नहीं है कि 7 लाख तक रिटर्न नहीं भरना है आपको या 5 लाख तक रिटर्न नहीं भरना है, आपको रिटर्न तो भरना ही है। यदि आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो मैंने बताया नॉर्मल सिटीजन के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 2.5 है, नए रेजिम के अंदर 3 लाख है, उसके बियॉन्ड यदि आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। बाद में आप भले टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल है तो आप उसको क्लेम करेंगे रिटर्न के अंदर। Okay. मतलब कि अगर मेरी इनकम अगर 2.5 या 3 लाख से ऊपर है डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, Yes. तो मुझे रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न आपको फाइल करना तो टैक्स 0 हो सकता है। यस, इवन आपको टैक्स पेएबल नहीं फिर भी आपको रिटर्न। इसके अलावा भी अच्छा। कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपका टैक्स पेएबल ही नहीं है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, फिर भी रिटर्न फाइल करना होता है। अच्छा। मैं एग्जांपल दे दूं आपको, यस। आपने फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपेंडिचर करके आपके लिए किसी और के लिए अच्छा। 1 साल में, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया 1 लाख से ऊपर, आपको करना होगा। आपका टीडीएस हुआ 25,000 से ज्यादा, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। तो ऐसे और भी क्लासेस हैं जिसके अंदर आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना होता है। आपका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यह भी आपका फॉरेन से इनकम है, फॉरेन में असेट है या फॉरेन में बैंक अकाउंट मेंटेन किए हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। तो कुछ एक्सेप्शन है जहां पर कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है, इसके बाद भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है।
अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ओल्ड स्कीम में हाउसिंग लोन होता है तो उसका अप टू 2 लाख इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, उसका बेनिफिट हो जाता है, तो क्या ये न्यू स्कीम में भी एप्लीकेबल है? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर सेक्शन 24B के अंदर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे जब आप इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर इनकर करते थे तो आपको 2 लाख तक उसका डिडक्शन, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब बाद में दूंगा, है, तो आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता था। अब इशू ये आ रहा है कि नए टैक्स रेजिम के अंदर यदि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का, लेकिन आपने बारोड फंड से प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस बनाया है और उसको किराए पर दिया हुआ है तो उस केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा? हाँ। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपने किराए पर दिया है तो आपको डिडक्शन 24B के अंदर इंटरेस्ट का मिलेगा। ओल्ड स्कीम में दोनों पे मिल जाएगा, लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड। यस, बट न्यू स्कीम में सिर्फ लेट आउट पे मिलेगा। ओके। और नेक्स्ट होता है कि जैसे बिजनेस और प्रोफेशन में कई बार क्या होता है, हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं अंडर 44AD। तो क्या वो भी न्यू स्कीम में होता है या? ये भी कुछ भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में धारणा ये है कि जहां भी स्पेशल प्रोविजन है, कंसेशनल प्रोविजन है, उनका बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स के लिए जो एक पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, बहुत से लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रोफेशनल इनकम होती है, तो प्रोफेशनल इनकम के अंदर जो इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्निकल कंसल्टेंट है और जो दूसरे प्रोफेशन प्रिस्क्राइब किए लीगल प्रोफेशन है, तो उनकी यदि इनकम प्रिजम्पटिव रेट से टैक्स होती है, यदि अभी उसकी लिमिट 75 लाख है, यदि कैश या इंक्लूडिंग चेक या ड्राफ्ट जो अकाउंट पे नहीं है वो 5% से अधिक कम है, तो 75 लाख तक की रिसिप्ट पे आप 50% टोटल इनकम मान के उस पर टैक्स भर सकते हैं। इसी तरह से बिजनेस और प्रोफेशन के लिए भी है 6 और 8% का। हाँ। तो वो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम का जो बेनिफिट है वो न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलता है। मतलब दोनों, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि उसका बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मैंने एक बिजनेस प्रोफेशन का पूछा और हाउसिंग लोन का पूछा, उसके बाद एक मेरा ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कैपिटल गेन्स में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं, उस पर 15% स्पेशल रेट होता है और 10% स्पेशल रेट होता है, तो क्या ये ओल्ड में तो होता है, तो ये भी न्यू में भी है या वहाँ? कुछ भी ये भी एक है कि मैंने पहले बताया था कि आज ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट शेयर्स पे करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सेक्शन 111A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल 15% टैक्स होता है, और 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्स होता है। तो इसका बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेगा आपको। आपके जो कंसेशनल रेट हैं उन प्रोविजंस के, उनका बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी मिलेगा। अच्छा, और जैसे लॉन्ग टर्म में अप टू 1 लाख ऑफ इनकम कोई वो टैक्स नहीं लगता है, तो ये भी है या ये यहाँ पर? खुशबू, ये बहुत से पार्टिसिपेंट को शायद ना पता हो, जो लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। खुशबू ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिस्टेड शेयर का ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट करके सेल करते हैं, तो उस पर 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। वो ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं लगता है, वो नई टैक्स रेजिम में भी नहीं लगता है, तो वो बेनिफिट भी न्यू टैक्स रेजिम के अंदर मिलता है। और एक होता है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स जो ATTTA के अंडर एग्जम्प्ट हो जाता है अप टू 10,000, और साथ में जो सीनियर सिटीजन है उनको FD इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है ATTTB के अंदर, आई गेस। तो ये भी न्यू में है या इस पे रिस्ट्रिक्शन है? ये भी सेविंग्स बैंक के ऊपर 10,000 तक का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 80TT के अंदर TDA का, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक का
ATTTP के अंदर मिलता है, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। करेक्ट। जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अदर देन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये जो बेनिफिट मिलता था पहले इंटरेस्ट इनकम पर डिडक्शन, वो नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। मतलब ओल्ड में कंटिन्यू मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब कि जैसे अगर किसी इंडिविजुअल की सैलरी इनकम है और साथ में जनरली सभी की सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम होती है कुछ ना कुछ, तो जो TDS कट जाता है उसके एडिशनली उनको इनकम ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो इनकम बताना ही पड़ेगी नए टैक्स रेजिम के अंदर। और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर एग्जाम्पशन तो 10,000 का ही ना, नॉर्मल सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक का। हाँ, ओके। अब सर मेरे थोड़े कुछ सवाल है गिफ्ट्स को लेकर। तो जैसे मैंने सुना है आप गिफ्ट में जाने के पहले एक बात तो भूल गई, क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा। ये तो सारे एम्प्लॉय का सवाल होता है। हाँ। असेसमेंट ईयर 23-24 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट है 50,000 रुपीज का, वो ओल्ड में न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलता था। लेकिन इस साल से खुश खबर है कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 तक का है, सैलरीड एम्प्लॉयज को, पेंशनर को वो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी मिलेगा। अच्छा, मतलब दोनों स्कीम में दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। ठीक है। हाँ, अब मैं गिफ्ट पे मूव कर। सर मैंने सुना है कि जैसे अगर मैरिज होती है तो उसमें जो भी आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स आपको गिफ्ट देते हैं, क्या उस पर टैक्स होता है या मतलब पूरे ही एग्जेम्प्ट होता है? देखो, गिफ्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होती है, ठीक है। लेकिन यदि आपको मैरिज के ओकेशन पे कोई गिफ्ट मिली है, आपकी मैरिज के ओकेशन पे आपको मिली है, ये ध्यान रखना है कि आपको पेरेंट को गिफ्ट मिली है वो एग्जाम नहीं उनके केस में। आपके मैरिज के ओकेशन में जो आपको मैरिज गिफ्ट मिली है वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा। लेकिन यदि अदर देन मैरिज किसी दूसरे ओकेशन पर कोई गिफ्ट मिली है और वो उन लोगों से है जो डेफिनेशन दी गई रिलेटिव की, नॉर्मली जिनको ब्लड रिलेशन करते हैं, क्लोज रिलेशन, तो उसके अंदर डेफिनेशन की गई वो कौन कौन से रिलेटिव्स हैं, यदि उनसे आपको दूसरे ओकेशन में मिली, अच्छा, तो वो एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन यदि आपके फ्रेंड से या वो जो रिलेटिव है, रिश्तेदार जो जिनके डेफिनेशन के अंदर जो रिश्तेदार आते हैं, हाँ, उनके बियॉन्ड किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, तो एक साल के अंदर एक से ज्यादा पर्सन से 50,000 रुपए से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा यदि आपको मिला है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। ये तो बात कहती मैंने आपको कैश या ड्राफ्ट या चेक से मिलने की बात। हाँ, हाँ, लेकिन आपको तो ज्वेलरी मिल सकती है, आपको मोबाइल मिल सकता है, मोबाइल प्रॉपर्टी मिल सकती है। करेक्ट। तो उनके केस में भी जो रिलेटिव है, जिन्हें बोला जो डेफिनेशन में आते हैं, उन तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बियॉन्ड कोई देगा आपको, और एक से ज्यादा पर्सन का एग्रीगेट मिला के यदि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है साल भर के अंदर, तो पूरी वैल्यू आपके केस में टैक्स हो जाएगी। एक और बात बता दो, कभी कभी इमोरल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट देते हैं लोग, राइट? सो इमोरल लैंड है, प्लॉट है, तो उस केस में भी यदि वो आपके डिफाइंड रिलेटिव से के अलावा किसी ने दिया आपको और मैरिज पे नहीं दिए, तो 50,000 रुपए से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है। इसका मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब आप सब जानते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने जाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। तो 50,000 ज्यादा है तो उसके केस में वो वैल्यू भी आपके केस में इनकम की तरह टैक्स होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। और अब जैसे कि आई थिंक इस ओल्ड और न्यू के मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके। उसके अलावा जैसे कि अब रिटर्न फाइलिंग सीजन चल रहा है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या जनरली टैक्स पेयर्स को दिमाग में रखना चाहिए रिटर्न फाइल करते टाइम? देखिए दोस्तों, रिटर्न फाइल का सीजन है और टैक्स बचाना हर आदमी चाहता है। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन टैक्स बचाना यदि लीगल मीन्स से है, आपको एलिजिबिलिटी है किसी एग्जम्पशन के, किसी डिडक्शन की, तो आप जरूर बचाइए यदि आप कंडीशन फुलफिल करते हैं। लेकिन बोगस एग्जम्पशन और डिडक्शन मत क्लेम कीजिए। आपको पता है कि पिछले सालों में अखबार में पढ़ा होगा आपने, नंबर ऑफ केसेस में
बोगस एक्सपेंसेस डिडक्शंस लोगों ने क्लेम किए, एग्जेम्पशन क्लेम किए, और उनके केस में डिपार्टमेंट असेसमेंट रीओपन किए हैं, ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंदर नोटिस इशू किए हैं, उनने स्क्रूटिनी नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास, पिछले साल जिनके रिटर्न थे अभी स्क्रूटिनी नोटिस उनके पास आ रहे हैं। तो आपको उसके ऊपर 200% तक की पेनल्टी लग सकती है, जो टैक्स के अलावा, टैक्स आपका 1 लाख है, 200% पैसे पेनल्टी कितना लगेगा? 2 लाख टैक्स, 2 लाख पेनल्टी, इसके बाद इंटरेस्ट, और इसके बाद यदि बड़ा अमाउंट का एग्जाम्पशन वो किया आपने गलत क्लेम, तो आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। उसी तरह से यदि आपकी कोई इनकम है और उसने आपने नहीं बताई, तो वो भी आपको वही पेनल्टी लग सकती है, आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है। मतलब जो लीगली वेज हैं उसी में टैक्स बचाना चाहिए, कोई भी इलीगल वे चूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक और लोगों के दिमाग में धारणा है, हाँ। वो है कि जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आजकल होता है, सभी लोग को पता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर आपके करीब नंबर ऑफ इनकम जो आपकी है, इवन 50 रुपए का इंटरेस्ट है वही वहां डिस्क्लोज होता है, डिविडेंड डिस्क्लोज होता है, आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, आपने क्या सेल किया, सब कुछ आपको विजिबल वहां पर होता है। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो इनकम बताई गई है, कभी कभी हम सोचते हैं कि वही इनकम है, लेकिन आपको तो पता है एक्चुअल इनकम क्या है। तो वहां पर एक डिस्क्लेमर लिखा होता है कि ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर जो इनकम, इन्वेस्टमेंट आपके डिटेल बताए गए हैं, वो जब तक वो इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल उसके बेसिस पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट है। तो यदि आपको लगता है कि उसके अंदर और इनकम जो वहां नहीं बताइए, तो आप वहां तक रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अपने सही इनकम बताइए। दूसरी बात और भी, कभी कभी आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये हो सकता है कि कोई इनकम आपकी है नहीं और वो बता दी गई, तो आपको उसको चेक करके फीडबैक डिपार्टमेंट देना चाहिए कि ये इनकम आपकी नहीं है। तो ये आपको इंश्योर करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। सर, फाइलिंग करने से पहले मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो देख ही लेना चाहिए? जैसे आपने बोला एक AIS होता है, यस, एनुअल, हाँ एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, हाँ हाँ, दूसरा 26 AS है, क्योंकि इसके अंदर आपका सारे डिटेल होते हैं इनकम के साथ ही आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ अलग अलग सोर्सेस से। तो आपको अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि मतलब जो आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसी करस्पॉन्डिंग एंट्री आपके 26 AS में आएगी नहीं आएगी, उससे कहीं ज्यादा तो नहीं आ गई। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको फॉर्म नंबर 16 मिला है, उसके अंदर कुछ इनकम बताई नहीं गई है। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो इनकम करेक्टली रिफ्लेक्टेड है, और जहां पर मिसमैच है आपको करेक्ट कर लेना चाहिए। और सर, मेरा एक हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ, एक जैसे असेसमेंट ईयर होता है, एक प्रीवियस ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और मतलब एग्जैक्टली क्या इसमें? हाँ, कभी कभी कुछ भी इसके अंदर भी लोग बड़ी गलती कर देते हैं। एक तो चालान भरते समय, तो आप जो रिटर्न भरेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पूछा गया है कि असेसमेंट ईयर कौन सा है, और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जिस साल के अपने इनकम अर्न कर रहे हैं उसका अगला साल असेसमेंट ईयर होता है। अच्छा, तो हम गलती से कभी कभी वो असेसमेंट ईयर फिल कर देते हैं जिस साल के अपने इनकम अर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारी इनकम अर्न होती है, जैसे अभी कौन सा चल रहा है 24-25, तो ये फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर इनकम अर्न कर रहे हैं। जब इसके असेसमेंट ईयर की बात होगी तो वो 25-26 होगा। तो कभी कभी असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल गलती करने के कारण हमको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है प्रॉपर। इसी तरह रिटर्न को पढ़ते समय वहां ऑप्शन आता है किस साल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो आपको देखना चाहिए कौन सा असेसमेंट ईयर है। इसी तरह से जब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर पहले वाला जिसमें इनकम अर्न की जाती है वो फाइनेंशियल ईयर है, उसको प्रीवियस ईयर भी कहते हैं हम लोग इनकम टैक्स में। तो फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है? सेम है, और असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर होता है। ठीक है, आई थिंक आपको और कोई चीज जो ऐड करनी हो इनकम टैक्स पेयर्स को जो दिमाग में रखना? मेरा तो ये सवाल है, हो सकता है कि अपने पार्टिसिपेंट के दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो, हाँ। यदि वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उनके क्वेश्चन के जवाब दे देंगे, तो उनसे वो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। क्यों संभव है, अपन पार्टिसिपेंट को मौका दे दें, तो दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहे? Yes, anyone who wants to ask any question, इसको कुछ भी पूछना है around tax saving and tax planning, we can ask.
You can raise your hand or even chat पे भी आप लिख सकते हैं. चलिए, जब तक कोई क्वेश्चन आता है उसके पहले एक चीज और जवाब दे दूंगा। आपने कैपिटल गेन के बारे में नहीं पूछा कि कैपिटल गेन के अंदर जो एग्जम्पशंस होते हैं आप सिर्फ शेयर मार्केट तक रेस्ट्रिक्टेड हो गई। आप कोई मोल प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, आप अपना हाउस सेल कर रहे हैं, आप अपना प्लॉट सेल कर रहे हैं, राइट। तो जब आप रेजिडेंशियल हाउस सेल करते हैं तो उसको यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउस में तो सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिलता है। यदि हमने दूसरा कोई इमोल प्रॉपर्टी सेल किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है 54F के अंदर। इसी तरह से आपको 54AC के अंदर, EC के अंदर इमोल प्रॉपर्टी को जब लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, राइट। क्या ये एग्जेम्पशन में न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर मिलेगा? क्योंकि लोगों की जो धारणा ये है कि न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये इन एग्जेम्पशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एलिजिबल हैं तो कैपिटल गेन के अंदर भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा सवाल जो आपने नहीं पूछा मुझसे, आप भूल गई सारे सीनियर सिटीजन को। अच्छा, क्या भूल गया? रिटायर होते हैं, सेक्शन 10 के एग्जाम्पशन मिलते हैं, ग्रेचुइटी मिली, लीव इनकेसमेंट मिला लिमिट के अंदर, राइट। आपको सुपरनेशनल फंड से पैसा मिला, आपको प्रोविडेंट फंड विड्रॉ किया आपने, तो इनका जो एग्जाम्पशन है सेक्शन 10 में मिलता है ओल्ड टैक्स रेजिम में। क्या न्यू में मिलेगा? ये सवाल तो लोग दिमाग में आता है कि बहुत से रिटायर्ड लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा कि साहब उसमें तो कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि एग्जाम्पशन जो प्रोहिबिटेड है वो सिर्फ कौन से हैं? एक है हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन, एक आपका लीव ट्रेवल अलाउंस, और तीसरा स्पेशल अलाउंसेस। इसके अलावा कोई एग्जाम्पशन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी मैंने बता दिया। इसके अलावा और कोई सवाल आपके दिमाग में है, पार्टिसिपेंट के दिमाग में? बिना हेजिटेट होकर आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आप जब अटेंड कर रहे हैं तो आपको क्लास का फायदा होना चाहिए, क्योंकि हम तो एक हमारी बात कर रहे हैं, आपको भी कुछ पूछने का मौका मिलना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जी, किसी को भी कोई भी जनरल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो या वी आर वेटिंग फॉर क्वेश्चंस एंड अदरवाइज वी विल रैप अप। चलो एक और बात बता दूं आपको। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ सागर प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। हाँ। तो मेरा सवाल ये था कि अगर सपोज मैंने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, बट मैंने 3 साल का अमाउंट एक साथ ही पे किया, सपोज वो 90,000, हाँ, तो उसको हम लोग आईटीआर में कैसे शो करेंगे हम लोग? मतलब अच्छा, आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं? फिलहाल तो मैंने अभी फाइल नहीं किया, बट हाँ, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आपको माना कि एग्जम्पशन डिडक्शन पे, तो वो बेनिफिशियल होती है। तो क्योंकि जो डिडक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस का, है ना, सेक्शन 80D के अंदर, वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ही मिलता है, नए टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलता है। तो यदि हेल्थ इंश्योरेंस का आपने अपने पेरेंट का किया है और वो 3 साल का है, आपका भी हो सकता है, राइट। सो उसका प्रोपोर्शनेट आप 3 ईयर से डिवाइड कर लीजिए और आप क्लेम कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन के अंदर वो रूल सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, राइट। लेकिन वो लिमिट आपको ध्यान रखना कि करेक्ट पड़ेंगे, उसके अंदर ओवरऑल कितना लिमिट है जो आपको इंटाइटलमेंट है, क्योंकि ओवरऑल डिडक्शन जो है 80D के अंदर आपका, आपके फैमिली का और आपके पेरेंट का मिला का एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपीज है, सब्जेक्ट टू बीच बीच में कंडीशंस हैं, राइट। जी ओके, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर सागर, अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा। और कोई दूसरे पार्टिसिपेंट के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो? Yeah. Anyone else who wants to ask a question? So I like चलिए मैं एक बात और बता दूं कि रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न को वेरीफाई करना मत भूलिएगा, नहीं तो रिटर्न बचेगा ही नहीं, राइट। वो 30 डेज में आपको वेरीफाई करना होता है, चाहे ई वेरीफाई कीजिए चाहे ITR 5 भेजिए। और यदि आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है और आपने कोई गलत
क्लेम कर लिया या इनकम नहीं बताई है, या आपने इनकम ज्यादा बता दी है, आपको कोई एग्जाम्पशन डिडक्शन का एलिजिबल था, तो आपको मौका मिलता है रिवाइज रिटर्न फाइल करने का। 31 दिसंबर तक रिवाइज कर दीजिए और टेंशन से फ्री हो जाएंगे। मैं सुनना चाह रहा हूँ दूसरे को और भी कोई पार्टिसिपेट यदि कोई क्वेश्चन हो तो। I think shall we just एक और सागर या प्लीज सागर। हाँ एक क्वेश्चन दोबारा पूछना था ऑफिसर। हाँ। मतलब पहले मैं जस्ट क्लियर करना चाहता हूँ हाँ। कि अगर सैलरीड एम्प्लॉइज हो तो वो अपना रिज्यूम हर साल चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो अभी मेरा टीडीएस जो है वो कंपनी की तरफ से कट रहा है न्यू रिज्यूम के हिसाब से। ठीक है। तो मैं रिटर्न फाइल करते समय उसको ओल्ड रिज्यूम ऑप्ट कर सकता हूँ। हाँ। द सेम अप्लाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। हाँ, तो सागर आपने ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है, क्योंकि अपनों को फाइनेंशियल के बिगिनिंग में ही अपने एम्प्लॉयर को टैक्स रेजिम का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। और जैसे सागर ने कहा कि हमने ऑलरेडी टैक्स बोल दिया कि न्यू टैक्स रेजिम, अब आप रिटर्न फाइल करते समय आपको लगता है कि हमारे लिए तो बेनिफिशियल ओल्ड टैक्स रेजिम है, तो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला कि अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, आप रिटर्न में ही ऑप्शन सिलेक्ट, उसमें आता है ऑप्शन वेदर यू वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द न्यू टैक्स रेजिम, तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। और बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपको रिटर्न के अंदर ही आपको कहना पड़ेगा यस नो वी वांट टू कंटिन्यू टैक्स, यू वांट टू गो आउट ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम, यस। तो आप ऑप्शन देके और आप उसे बाहर आ सकते हैं। ओके, तो इस कंटिन्यूएशन में एक और सवाल, अगर मान लीजिए कि अपकमिंग ईयर में मेरा कोई फैमिली बिजनेस है जिसको मतलब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में आपने बोला था कि मुझे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मैं रेज्यूम ऑप्ट कर सकूं, राइट? हाँ, तो उस मैं बताएं आपको, यदि आपकी एक साल आपका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है आपकी है जिस साल के अंदर, राइट, और आप कंटिन्यू बिजनेस प्रोफेशन इनकम बता रहे हैं, है ना, तो एक साल आपको अभी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, आपने कहा कि नहीं हम तो ओल्ड में जाना चाहेंगे, तो आप एक बार ओल्ड में चले गए तो उसके बाद एक बार और मौका मिलेगा आपको उसको चेंज करने का, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं ना, या सैलरी के साथ ही आपका कोई प्रोफेशनल इनकम है, राइट, जब वो बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम डिसकंटिन्यू हो गई किसी साल में जाकर, राइट, तो फिर आप सिर्फ कौन सी इनकम रह गई आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तब फिर उस केस में आप ऑप्शन रेगुलरली फिर से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये डाउट सही है ना। तो अच्छा सा अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको। हाँ, तब तक मजा नहीं आता है कि जब तक लोगों के दिमाग में सवाल नहीं हो। सर अगर फ्रीलांसिंग इनकम हो तो फिर उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, या वो नॉर्मल सैलरी अगर मान लीजिए मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ लेकिन मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के हिसाब से मान लो कि 3 महीने में एक बार मुझे $600 की पेमेंट आ रही है या जितनी भी एक्सपेंस है, तो उस केस में हम लोग वो कैसे कटेगा? टीडीएस तो ऑलरेडी कटेगा, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो स्विफ्ट के हिसाब से कटेगा उसका जितना भी रहेगा, लेकिन बाकी का मैं भी लायबल हूँ इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए। हाँ, सागर ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, यदि आप रेजिडेंट हैं इंडिया के अंदर इनकम टैक्स के हिसाब से, राइट, रेजिडेंट की कैपेसिटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपके केस में वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, कहीं से भी आप कमा रहे हैं, और आपको अपने रिटर्न के अंदर बताना पड़ेगी, राइट, रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम के अंदर। लेकिन आपको क्या है कि जो यदि फॉरेन में कोई टैक्स का डिडक्शन हुआ उस इनकम के ऊपर, तो यहाँ पर आपको फॉरेन टैक्स की क्रेडिट मिलेगी रूल 128 के अनुसार। उसके फॉर्मेलिटी से फॉर्म नंबर 67 सबमिट करना होता है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद आपको टैक्स की क्रेडिट मिल सकती है रिटर्न में, ठीक है। सो ये सभी की जानकारी के लिए एक और गलती मत कीजिएगा कि यदि आपकी फॉरेन सोर्सेज से इनकम है तो रिटर्न सिलेक्शन करने में गलती मत कीजिएगा। जहां पर एफए शेड्यूल है, फॉरेन असेट शेड्यूल, उसके अंदर आपको इस इनकम को उस शेड्यूल के अंदर भी बताना होगी रिस्पेक्टिव हेड के साथ, तो ये गलती भी मत कीजिएगा, नहीं तो फॉरेन असेट शेड्यूल नहीं भरने के कारण आपको ब्लैक मनी एक्ट के अंदर भी कार्रवाई हो सकती है। जी सर, आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू सागर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, Sagar. I think we're done. So we appreciate you all joining us today and hope you find the information helpful. So this tax season, consider us your partners in financial success. Take advantage of our free consultation. Okay. So you are getting also free consultation, free tax assessment call, and any plan, 40% off on any plan you choose.
So I'm going to share, I'm going to send you all the email and also going to put a link here so you can sign up and जो भी offer है you can choose. So let us handle your ITR filings and discover how we can maximize your tax savings year round. Thank you so much everyone for joining. It was a great session. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye.